नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार प्रभात, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, मगध कैंसर सेंटर, पटना। सितंबर जो है उसको प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, तो आज हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर जो है इंडिया में 5 to 9 पर 1 लाख पॉपुलेशन इंसिडेंस है इसका, और ग्लोबोकैन 2020 के डाटा के अनुसार एनुअली जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 36,000 न्यू केसेस जो है पर ईयर डायग्नोज हुए हैं प्रोस्टेट कैंसर के। और ये जो है ओवरऑल 12th मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, और एल्डरली मेल्स में जो है दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर है। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के क्या क्या कारण, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। उसमें सबसे पहला जो है वो है एज। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बढ़ते जाता है, और मोर देन 70% ऑफ द केस जो डायग्नोज हुए हैं प्रोस्टेट कैंसर के वो 65 ईयर या उससे ज़्यादा एज ग्रुप में डायग्नोज होते हैं। उसके अलावा जो दूसरा है वो है फैमिली हिस्ट्री। जैसे कि अगर आपके फादर या ब्रदर में प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री है तो आप में टू फोल्ड्स जो है वो ज़्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल पॉपुलेशन, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे। उसके अलावा तीसरा जो है वो रेशियल या इथनिसिटी फैक्टर्स कहा जाता है, जिसमें कि आपका अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स जो है उसमें प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एशियन पॉपुलेशन जो हम लोग हैं। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स है वो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी, हेरेडिटरी रिस्क फैक्टर भी देखा गया है, जैसे कि BRCA2 जीन म्यूटेशन एंड लिंच सिंड्रोम, ये जो है प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क फैक्टर माना गया है। इसके अलावा जो है कुछ डाइटरी फैक्टर्स को भी रिस्क फैक्टर में माना गया है, जैसे कि आपका हाई एनिमल फैट डाइट एंड रेड मीट का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वैसे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर जो है इसके क्या क्या लक्षण या क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसमें सबसे दो तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर जैसे कि बीमारी जो कैंसर है वो लोकलाइज्ड है, प्रोस्टेट के अंदर अंदर है, तो वैसे में आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि आपका बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में खून आना, पेशाब बार बार होना, यूरिनरी ड्रिबलिंग, बूंद बूंद पेशाब आना। उसके अलावा रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, जो है आपका पेशाब अपने आप निकल जाना, अगर लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल है, तो ये सारे इसके जो है लोकल सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। और अगर ये एडवांस या मेटास्टेटिक स्टेज में चला गया है, शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया है, तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो सबसे पहले हड्डियों में फैलता है। तो उसमें आपको जो है सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द होना, आपका कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, जिसको कि हम पेल्विक पेन कहते हैं। उसके अलावा थाई में पेन होना, थाई में दर्द करना, तो ये इसके मेटास्टेटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो उसमें जो है इसमें सबसे पहले हम क्लिनिकली जो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर उसमें कोई हमें हार्डनेस या नोडुलिटी फेल्ट हो रही है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें हम अगर हमें लग रहा है तो हम प्रोस्टेट की इमेजिंग करा सकते हैं, जैसे कि ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, या नहीं तो हम MRI भी करा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड में जो है हम सीरम PSA लेवल का जांच करते हैं, जिसको हम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन लेवल कहते हैं। और अगर ये एलिवेटेड है, मोड़ा जा सकता है, या हम कैसे इसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्क्रीनिंग गाइडलाइन है कि आप अर्ली स्टेजेस में स्क्रीन कर सकते हैं अपने आप को। तो NCCN के अनुसार अगर आपका जो है एज 45 से 75 साल के एज ग्रुप में है आप, तो आपको इसमें स्क्रीनिंग गाइडलाइन दो तरह से किया जा सकता है। जैसे कि एक तो आपका मैंने डिस्कस किया कि ब्लड PSA लेवल, सीरम PSA लेवल उसको कहते हैं, और दूसरा जो है आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में जो आपका लोकल जो सर्जन है या जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं वो आपका पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके जो ग्लैंड है उसकी नोडुलिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका जो सरफेस है उसमें अगर कुछ नोडुलिटी फील हो रहा है तो उस केसेस में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है प्रोसीड करते हैं। दूसरा जो है
वो सीरम पीएसए लेवल है, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0 to 4 नैनोग्राम पर ml होती है। तो ऐसा कहा गया है कि 45 से 75 साल के ग्रुप में आप उसको स्क्रीनिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपने बेसलाइन पीएसए वैल्यू एक बार कराया, अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आई है तो ऐसा कहा गया है कि आप हर 2 से 4 साल में जो सीरम पीएसए लेवल है उसको रिपीट करा के देख सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू जो है आपका 1 to 3 नैनोग्राम पर ml है तो उस केसेस में आपको जो है जो रिकमेंडेशन है वो हर 1 से 2 साल में पीएसए सीरम पीएसए की जांच करानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो पीएसए लेवल है ये बढ़ा हुआ है तो क्या ये प्रोस्टेट कैंसर है, तो ऐसा नहीं। जो इसके और अदर रीजन्स है पीएसए लेवल एलिवेशन के, जिसमें जैसे कि आपका बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसको बीपीएच कहते हैं, उसके अलावा अगर बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उस केसेस में पीएसए बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई यूरोलॉजिकल प्रोसीजर हुआ है, कोई पेशाब की नली में कोई सर्जरी हुई है तो उस केसेस में भी सीरम पीएसए लेवल बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, प्रोस्टेटाइटिस जिसको कहते हैं, उस केसेस में भी सीरम पीएसए लेवल बढ़ जाता है। अब जो है इसमें सीरम पीएसए लेवल है, अगर आपका इसका वैल्यू जो है वो 4 to 10 नैनोग्राम पर ml है जिसको हम बॉर्डर लाइन वैल्यू कहते हैं, और उसमें जो है चांस जो है प्रोस्टेट कैंसर का वो 17-18% के आसपास है। और अगर ये वैल्यू मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml है तो इसमें जो है ऐसा देखा गया है कि मोर देन 50% केसेस में, अप्रॉक्सीमेटली 68% कहा जाता है, 50 to 68% केसेस में देखा गया है कि वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। अब जो है हम चर्चा करते हैं कि अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होता है तो क्या इसका इलाज संभव है, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, और इसको अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर लें तो इसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। और सर्जरी मेनली जो है इसका हम ट्रीटमेंट जो है लोकलाइज स्टेज में सर्जरी है जिसको हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, या लोकल ट्रीटमेंट अगर सर्जरी का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है और सर्जरी नहीं हो सकती है तो उस केसेस में हम रेडिएशन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि 3D CRT, IMRT, IGRT, टोमोथेरेपी एंड आपका ब्रैकीथेरेपी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं रेडिएशन डिलीवरी के। और उसके साथ साथ जो है हम एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी भी देते हैं 2 से 3 साल तक, और उसमें कुछ एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो वो सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं जिससे कि ब्लड में जो है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वो कम रहे, चूँकि ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है। जैसे हमारा ब्लड में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो उस केसेस में जो है आपका ये प्रोलिफरेट करता है। और अगर एडवांस स्टेज में है बीमारी तो उस केसेस में हम जो है एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी के साथ साथ सिस्टमिक थेरेपी देते हैं। एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी में 2 मेथड किया जाता है। सर्जिकल में हम जैसे दोनों टेस्टिकल निकाल देते हैं जिसको हम बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी कहते हैं। अगर ये नहीं है तो मेडिकली भी जो है आपका एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, उसके अलावा GnRH एनालॉग्स हैं, तो उसका हम यूज करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हड्डियों में फैल गया है तो उस केसेस में हम जो है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि आपका अगर पेन है तो पेन मैनेजमेंट करते हैं, और हड्डी मजबूत करने के लिए कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और सिस्टमिक कीमोथेरेपी का रोल आता है इसमें, जिसमें डोसीटेक्सेल, कैवाजिटेक्सेल, ये सारे जो ड्रग्स हैं उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है अब सवाल उठता है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है इसका सर्वाइवल कितना है, तो अर्ली स्टेजेस में जो है वो आपका 90 to 98% कहा गया है कि आपका इसका सर्वाइवल है 5 ईयर, और एडवांस स्टेजेस में भी आपका 60 to 70% जो है 5 ईयर सर्वाइवल देखा गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो इन्फॉर्मेशन है आपको इसके थ्रू प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और जैसा मैंने डिस्कस किया है किस तरह के अगर कोई लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप तुरंत जो है अपने आसपास के जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं या जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मिल सकते हैं और अपना इवैल्यूएशन करा सकते हैं।